हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम 24 नवंबर 2025 की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो हमारा ये जो डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, इसमें हम पॉलिटी, ईयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको हम साथ में अच्छे से कवर करते हैं, यानी कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमने कल आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द आरबीआई डज नॉट मैंडेट द बीआरएसआर। ये स्टेटमेंट 1 है। सेकंड स्टेटमेंट, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मैंडेट्स लिस्टेड कंपनीज टू सबमिट अ बीआरएसआर एज पार्ट ऑफ देयर एनुअल रिपोर्टिंग टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड ईएसजी डिस्क्लोजर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ आंसर ए, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट इसमें सही है। तो शुरू करते हैं। हमारी आज की न्यूज क्या है? नो प्लान टू इंट्रोड्यूस बिल ऑन चंडीगढ़ सेज यूनियन गवर्नमेंट। तो आपने हाल ही में कुछ विवाद सुने होंगे कि जो सरकार है वो चंडीगढ़ के लिए अलग से एक बिल लेकर आना चाहती है। तो इस पर जो है यूनियन गवर्नमेंट का है कि अभी कोई भी ऐसा प्लान हमारा नहीं है। सरकार ने एक विधेयक को सूचीबद्ध किया था जो कि चंडीगढ़ को बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रालय के द्वारा प्रशासित करने के लिए संरेखित करेगा। लेकिन पंजाब में आक्रोश के बाद गृह मंत्रालय ने अब कहा है कि कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का जो प्रस्ताव है वो अभी विचाराधीन है, यानी कि अभी सिंप्लीफाई लॉ को किया जाएगा। आपने देखा ही होगा पंजाब में बहुत ज्यादा विवाद बना हुआ है। इसमें चंडीगढ़ का सवाल आखिर क्या है? यहाँ पर अगर हम देखें तो चंडीगढ़ ने कहा है कि केंद्र ने एक विधेयक पर स्पष्टीकरण जारी करने में जल्दबाजी की है, जिसका उद्देश्य क्या है कि चंडीगढ़ को बिना विधानसभा वाले अन्य केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ देना। इसके साथ ही 21 नवंबर को लोकसभा के जो शीतकालीन सत्र हुआ था यहाँ पर, तो उसमें जो है उसके लिए 10 विधेयकों में से संविधान जो है विधेयक को 2025 को सूचीबद्ध किया गया, यानी कि 131st अमेंडमेंट बिल को। इसके अलावा अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो 1966 के जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम हुआ था उसके बाद से चंडीगढ़ में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ये वर्तमान में पंजाब के जो राज्यपाल है इसके प्रशासक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा पंजाब में विरोध प्रदर्शन के बाद मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण जारी कर दिया, प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है लेकिन अंतिम निर्णय कोई भी नहीं है, यानी कि नो फाइनल डिसीजन उन्होंने कहा। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है कि चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना नहीं था। आगामी शीतकालीन जो सत्र है, यानी कि नेक्स्ट जो भी विंटर सेशन आने वाले हैं उसमें कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। तो ये यूनियन गवर्नमेंट का बयान आ चुका है। अब देखिए इसमें जो केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्होंने इस बयान को सामने रखा है। उन्होंने यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा दिया है कि अभी तक नो इंटेंशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 240, यानी कि 240 आर्टिकल्स के तहत। इसके अलावा ये जो स्पष्टीकरण है, पंजाब में कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और जितने भी आम आदमी पार्टी सहित जितने भी दल है राजनीतिक दल, उनके द्वारा इस कदम का विरोध करने के बाद ये बयान आया है। इसके अलावा इस कदम से चंडीगढ़ में एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो चुका है। इसके अलावा और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी तरह पंजाब हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी है सीधे वो मंत्रालय के अधीन आ जाएगी। तो ऐसे कुछ मतलब कि बयान थे, लेकिन अब जो इसका विरोध हुआ उसके बाद इस बिल को फिलहाल के लिए रोक दिया गया। चंडीगढ़ पर दावा तब से एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है जब से 1966 में जो है पंजाब का पुनर्गठन हुआ था और उस समय जो चंडीगढ़ था उसको पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाया गया था। इसके अलावा 21 नवंबर के जो लोकसभा बुलेटिन है उसमें संविधान विधेयक यानी कि 131 जो अमेंडमेंट बिल है 2025 उसको 1 दिसंबर से शुरू होने वाले जो संसद के विंटर सेशन है उसमें 10 विधेयकों में इसको सूचीबद्ध किया गया था। अभी विवरण में क्या कहा गया है कि विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तावित रखा गया है ताकि इसे संरेखित किया जा सके। चंडीगढ़ और जितने भी संघ शासित प्रदेश है जिसमें दमन एंड दीव है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है और दादरा एंड नगर हवेली और पुडुचेरी के साथ जब उनकी विधानसभा जो है वो भंग या फिर खत्म हो जाती है, यानी कि निलंबित कर दी जाती, डिसॉल्व हो जाती। इसके अलावा द मिनिस्ट्री सेड दैट द प्रपोजल ऑफ सिंप्लीफाई द
सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, यानी कि अभी तक उसको विचार के अधीन ही रखा गया है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम 240 आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 240 क्या कहता है, जो 240 आर्टिकल है वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या फिर किसी भी एक तरह से किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करता है। रिजर्व मीन्स ऐसे कि राष्ट्रपति कैसे भी चाहे उस पर अपना फैसला सुना सकता है, उसमें अपने जो भी लॉ या फिर कुछ भी बना सकता है। तो इसी तरह पंजाब में जब ये चीज पता चली कि 240 आर्टिकल के तहत जो है अब चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसे एक तरह से नया विधेयक लाया जाएगा विधानसभा में, तब से इसमें काफी ज्यादा विवाद बना हुआ है, क्योंकि लोगों को वहां पर ऐसा लग रहा है कि जो चंडीगढ़ है उसका पूरा जो नियंत्रण है वो जो है सेंटर के अंडर में आ जाएगा, और जो लोग हैं वो चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा मानते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि जो पंजाब का एक हिस्सा है चंडीगढ़, यानी कि वहां पर हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करने देंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ विवाद का अगर हम थोड़ा इतिहास देखें तो जैसे कि चंडीगढ़ भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि दो राज्य है, यानी कि दो राज्यों की राजधानी है, जिसमें हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की, दोनों की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और सीधे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में केंद्र के अधीन है। इसके अलावा 1947 से लेकर 1966 की बात करें तब निर्माण और इसकी शुरुआती स्थिति कैसी थी। 1947 में जब आजादी का समय था तब पंजाब एक सूबा था, यानी कि अविभाजित पंजाब था उस समय। इसके बाद 1948 से लेकर 50 के बीच नेहरू ने पंजाब के लिए नई राजधानी बनाने का फैसला किया, क्योंकि लाहौर जो पहले राजधानी थी वो अब पाकिस्तान में चली गई थी। इसके बाद 1952 में फ्रांसीसी वास्तुकार को चंडीगढ़ डिजाइन करने के लिए, जिसको ले कार्बुइज, यानी कि जो अगर हम बात करें ना चंडीगढ़ का डिजाइन, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है चंडीगढ़ का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा किया गया था। ये जो फ्रांसीसी डिजाइनर थे जो कि ले कार्बुइज थे, उन्होंने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था, उसका काम दिया गया और 1953 में चंडीगढ़ के निर्माण का काम शुरू होता है और 23 पंजाब के जो गांव थे, यानी कि 23 ऐसे विलेजेस थे पंजाब के जिनको अधिग्रहित, यानी कि उन सभी की जगह को ऑक्युपाई करके चंडीगढ़ सिटी बनाई गई थी और इसमें अधिकांश लोग जो थे वो पंजाबी बोलने वाले थे। इसमें उसके बाद 1966 का समय आता है, चंडीगढ़ पंजाब की अस्थायी राजधानी रहती है। इसके बाद पंजाब का फिर भाषा के आधार पर विभाजन होता है 1966 में, जो कि पंजाब और हरियाणा दो क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार ने यह फैसला लिया था कि चंडीगढ़ जो है दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनेगा, यानी कि हरियाणा और पंजाब इनकी सेम कैपिटल रहेगी चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, प्रशासक जो है वो पंजाब का राज्यपाल ही रहेगा, यानी कि जो पंजाब का गवर्नर रहेगा वो ही इसका पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा चंडीगढ़ का। तो ये उस समय की बात है। इसके अलावा बदले में पंजाब को हरियाणा के कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र ये देने थे। इसके अलावा हरियाणा को पंजाब से 80 लाख रुपए सालाना किराया भी मिलना था, जो कभी मिला ही नहीं। सबसे बड़ा वादा क्या था कि 1970 तक चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब को दे दिया जाएगा और हरियाणा के लिए नई राजधानी बना दी जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा 1970 से 1985 का समय आता है। इसमें जो है 1970 में तय तारीख की गई थी, लेकिन चंडीगढ़ नहीं दिया गया था पंजाब को। हालांकि वादे के मुताबिक ये वादा बिल्कुल झूठा निकला। 1975 में जब इमरजेंसी लगती तब राजीव लोंगोवाल समझौता होता है और चंडीगढ़ जो है वो 26 जनवरी 1986 को 26 जनवरी जो है 1986 को पंजाब को दे दिया जाएगा, ऐसा वादा किया गया। बदले में पंजाब जो है वो कुछ हिंदी भाषा के जो गांव है वो हरियाणा को देगा। नदी जल विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। 1986 आने से पहले केंद्र ने कहा कि पंजाब ने हिंदी भाषी गांव नहीं दिए, इसलिए हम चंडीगढ़ भी नहीं देंगे। यानी कि उन्होंने कहा, यानी कि केंद्र गवर्नमेंट ने पहले ही ये फैसला सुना दिया था। इसके बाद फिर चंडीगढ़ आयोग होता है, जिसको जस्टिस देसाई आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसने भी चंडीगढ़ जो है पंजाब को देने की सिफारिश की, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। फिर 1990 का दशक आता है और 2000 के बीच स्थिति जैसे कि उस समय पंजाब में उग्रवाद के दौरान ये मुद्दा और ज्यादा पीछे रह जाता है, यानी कि पंजाब में काफी ज्यादा उग्रवाद फैल जाता है।
इसके अलावा हरियाणा ने बार बार ये चीज कही कि चंडीगढ़ उसका भी उतना है जितना कि पंजाब का है। हालांकि जो लोग है पंजाब के वो ये कहते हैं कि जो पंजाब है उसमें सिर्फ पंजाब के लोगों ने ही अपने गांव दिए थे। जो हम बात करते हैं चंडीगढ़ शहर बना उसमें 24 से ज्यादा जो गांव थे उनको अधिग्रहित किया गया था, यानी कि उन पर कब्जा एक तरह से ऑक्युपाई किया गया था। तो वो सभी जो गांव है ऐसे लोगों का कहना है कि वो गांव सभी पंजाब के ही थे, इसी वजह से जो चंडीगढ़ है वो आज भी पंजाब का ही है। इसके अलावा हरियाणा ने बार बार यही चीज दोहराई। इसके बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होती, पंजाब लगातार सुप्रीम कोर्ट जाता रहा लेकिन 1985 के समझौते को लागू किया जाए। हरियाणा ने क्या तर्क कहा कि चंडीगढ़ में अभी उसका बहुत ज्यादा इन्वेस्ट है, कर्मचारी हैं, इसलिए बंटवारा नहीं हो सकता है। इसके बाद 2018 से लेकर 2022 के बीच एक नया विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो कर्मचारियों का 60-40 का नियम जो है वो लागू किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि चंडीगढ़ प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उसमें पंजाब के 60% और हरियाणा के जो है वो 40% इस कोटे को खत्म कर दिया था। अब जो है 100% कर्मचारी हैं वो केंद्र सरकार के होंगे। पंजाब ने इसे चंडीगढ़ पर कब्जे की शुरुआत बताया था। इसके अलावा सरकार जहां की जो पंजाब की सरकार है उसने पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि पंजाब जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बाद 2025 का अभी जो नवीनतम मुद्दा है वो अनुच्छेद 240 को लेकर है। लोकसभा राज्यसभा में जो संविधान संशोधन विधेयक है 131 जो अमेंडमेंट बिल है उसका जिक्र किया जाता है। चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाना, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी जैसे जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। इससे संभावना क्या है कि जो अलग एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी, केंद्र को सीधी कानून बनाने का अधिकार होगा, पंजाब के जो राज्यपाल है उसका प्रशासन खत्म हो जाएगा। पूरे पंजाब में इसका काफी विरोध किया गया। सभी जो भी राजनीतिक दल थे उन्होंने एकजुट होकर इस फैसले का विरोध किया और अभी जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी बयान आया है इसमें जो अभी बयान आया है तो उसमें ये चीज कही गई है, मतलब कि जो अभी बयान आया है उसमें ये चीज कही गई है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। तो इसी तरह ये पंजाब और अगर हम बात करें चंडीगढ़ तो इसका जो विवाद है लगातार बना हुआ है। हालांकि और भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है पंजाब का जो पूरा क्षेत्र है। हम बात करें उसकी तो पंजाब हर समय यूनियन गवर्नमेंट के ऐसे किसी भी बिल के खिलाफ जो वो पूरा डटकर मुकाबला करता है। जैसे हम काले कानून की बात करें जो पहले मतलब कि एक तरह से कृषि क्षेत्र को लेकर जो बिल लाए गए थे उनका भी विरोध किया था। तो इसी तरह मतलब लोग काफी हम कह सकते हैं अवेयर इन चीजों को लेकर, वो अपने हक के बारे में बोलना जानते हैं या फिर आप कुछ भी ला लीजिए। तो इसी तरह ये था पूरा विवाद पंजाब, चंडीगढ़ और यूनियन गवर्नमेंट का। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ कि इजराइल ने अभी एयर स्ट्राइक लॉन्च की है गाजा सीज फायर के बाद और रिपोर्ट आई है कि हॉस्पिटल में 24 डेथ हो चुकी है। तो नई रिपोर्ट यानी कि गाजा पट्टी में हम बात करते हैं सीज फायर की, यानी कि ये कहा गया था कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन सीज फायर होने के बाद भी अभी भी वहां पर मानवीय संकट अभी गंभीर बना हुआ है। भले ही 10 अक्टूबर से युद्ध विराम लागू हो गया लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र और जो अन्य संगठन है उनकी सहायता की मात्रा जरूरतों से बहुत कम है। यानी कि भोजन, ईंधन, हम बात करते हैं यहाँ पर भोजन की, ईंधन की, इसके साथ चिकित्सा की आपूर्ति और जो रहने के आवास की जगह है उन मामले में इजराइल के द्वारा जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे, सीमा पर देरी, आंतरिक विवरण की चुनौती सहायता को और गंभीर प्रस्तावित कर रही है। इसके साथ ही नवंबर के पहले ही दिनों में यानी कि स्टार्टिंग मंथ की स्टार्टिंग में ही लगभग 150 ट्रक जो है प्रतिदिन सहायता लेकर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 20 लाख विस्थापित फिलिस्तीनियों की जरूरत के लिए भी अपर्याप्त है। यानी कि अभी तक पूरी तरह से वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है जो उनको हेल्प मिल रही है। इसके अलावा चुनौतियां क्या बनी हुई हैं, इसके अलावा प्रतिबंध में देरी हो रही है, चुनौतियां फिर भी है वैसी हैं। इजराइल ने UNRW को 8 महीनों से अधिक समय से सहायता कर्मचारियों के सीधे प्रवेश करने से रोका हुआ है। इसके अलावा वीजा और जो आयात अनुमतियां हैं वो अभी तक सीमित है, जिससे सहायता का वितरण वो लगातार बाधित हो रहा है। जॉर्डन में भी गोदामों में सहायता सामग्री इकट्ठा हो रही है लेकिन इसराइल के द्वारा प्रवेश अस्वीकार किए जा रहे हैं। भूख और कुपोषण जैसी स्थिति अभी भी वहां पर ऐसे ही बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गाजा में भूखमरी की स्थिति बहुत बड़ी आपदा है। 32% जो आबादी है वो भोजन असुरक्षा का सामना कर रही है और उत्तरी गाजा में जो अकाल घोषित किया गया।
लोग जो है वो दिन में भूखे रहते हैं और वयस्क बच्चों को खिलाने के लिए भोजन छोड़ देते हैं। यानी कि 1/3 लोग ऐसे हैं जो खुद भूखे रह रहे हैं और अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपना भोजन उनको दे रहे हैं। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। टीकाकरण हालांकि अभियान चल रहा है, लेकिन ईंधन की कमी की वजह से उसका वितरण जो है वो अभी तक प्रभावित है। सर्दियों के लिए वस्त्र वितरण वो थोड़ा कठिन है, बारिश से टेंट वगैरह वो सब खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा लिंग आधारित हिंसा हो रही है। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि UNRWA ने एक रिपोर्ट यानी कि अक्टूबर 2023 तक अब तक के 2 लाख से भी अधिक विस्थापियों को मनोवैज्ञानिक सहायता दी, जिसमें 2900 से अधिक लिंग आधारित हिंसा में पीड़ित है। यानी कि 2900 से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि लिंग आधारित हिंसा उनके साथ की गई थी। हालिया अगर हम प्रयास की बात करें तो 17 नवंबर को ही पैलेट सहायता सीमाओं पर उतारी गई है। उसमें भी 13 लाख भोजन वितरित किए गए, जो कि वहां पर अगर हम बात करें जितने भी लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है उनके लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि गाजा और इसराइल का जो सीज फायर है, गाजा इसराइल का जो सीज फायर है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया, लागू नहीं हुआ है। हालांकि सीज फायर तो लागू किया गया, लेकिन फिर भी लोगों की जैसे सिचुएशन है वो और भी बहुत ज्यादा खराब बनी। अभी उनको पूरी हेल्प नहीं मिल रही, पूरा खाना जितना उनको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अगर खाना है भी तो लोगों तक पहुंचाने के लिए ईंधन की कमी है। हालांकि जो सीज फायर का एक पूरा प्रस्ताव रखा गया था उसमें ये भी कहा गया था कि बाकी जो डेवलप्ड नेशन है जो भी उस पूरे एक तरह से जो बनाया गया था पूरा एक आयोग, जो भी एक कमीशन था, उसमें जितने भी मेंबर, जो बोर्ड बना था उसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज है वो सभी हेल्प देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही खराब सिचुएशन बनी हुई है अभी फिलहाल इसमें, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पहल भी की तो गई है, लेकिन फिर भी यूएन की जो भी अंतर्राष्ट्रीय पहल है वो हम पहले भी देखते, यूएन के द्वारा पहले भी बहुत ही कम इस चीज पर ध्यान दिया गया था। तो इसी तरह हम ये मान सकते हैं कि पूरी तरह से फिर भी सीज फायर होने के बाद पूरी तरह से फिर भी वहां पर लोग जो है अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से नहीं व्यतीत कर पा रहे। यानी कि उनको भोजन नहीं मिल रहा, उनको चिकित्सा सहायता नहीं मिल रही, उनको रहने के लिए, जो लोग विस्थापित हुए थे रहने के लिए उनको जगह नहीं मिल पा रही। तो इसी वजह से ये विवाद अभी भी बढ़ा हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ संगठन का, कि ये जो गाजा और इसराइल का युद्ध है ये फिर से शुरू हो रहा है, यानी कि फिर से शुरू होने की स्थिति में है। तो अब आगे आने वाले समय पर हम देखेंगे इस पर और क्या अपडेट्स आती हैं, यानी कि अब लोगों के द्वारा और क्या कहा जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, ये हमारा एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल क्या है हमारा, एडिटोरियल, द लेटर हैज वन बट द स्पिरिट हैज बेस्ट। यानी कि अक्षर जीत गया है पर भावना नहीं हारी है। तो ये जो एडिटोरियल है ये गोपाल कृष्ण गांधी जी के द्वारा लिखा गया, जो कि सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट है, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं और इसके साथ ही बिहार के भी ये गवर्नर रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अक्षर जीत गया पर भावना नहीं हारी है। यानी कि इन्होंने भारत के जो गणराज्य है, यानी कि एक रिपब्लिक कंट्री है भारत, तो उसमें 16 राष्ट्रपति पद है, उस पर 15 राष्ट्रपति हुए हैं और इसके प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनके 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए। 1947 के बाद से नियुक्ति राज्यपाल की जो संख्या उसमें यह संख्या सबसे बड़ी है। यानी कि जो राज्यपाल की अपॉइंटमेंट है वो 1947 के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन दोनों उच्च पदों पर जितने भी आसीन व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात हो रही है यहाँ पर, आसीन व्यक्ति क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा, कभी कभी थोड़ा बहुत नुकसान भी, और बहुत या फिर अधिकतर जो है लगभग ऐतवादी जो निस्वार्थ है उसको प्राथमिकता देते हैं, जो कि आत्मरक्षा तंत्र चाहे तो भी हो कोई निशान नहीं छोड़ती है। ये कहते हैं कि ये बेहतर है, इट इज बेटर टू बी नॉट रिमेम्बर्ड एट ऑल देन रिमेम्बर्ड नेगेटिवली। आई हैव ऑफर वंडर्ड व्हाई these high functionaries
यहाँ पर वो बात करते हैं कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जब वे पुरुष होते हैं, जैसा कि वे हमेशा ही होते हैं, अपने कोट की जेब में कलम क्यों रखते हैं? कलम उनके आवश्यक आवश्यक स्वास्थ्य का एक लगभग हिस्सा ही है। इसे लगता है कि जहां भी वे हों, उन्हें दिए गए कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये इस चीज की बात करें। इसके अलावा द मास्टर कार्टूनिस्ट अबू और अब्राहम immortalized the 1975 movement when then president signed the proclamation of national emergency by a searing cartoon that showed him signing the paper when it was brought to him at a very odd moment। उन्होंने कहा कि कुशल कार्टूनिस्ट जो अबू अब्राहम है, उन्होंने 1975 के उस क्षण को भी अमर कर दिया जब तत्कालीन राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने एक तीखा कार्टून बनाया जिसमें उन्हें उस कागज पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया जब वह इस बार उसके पास लाया गया था। हस्ताक्षर बहुत आसानी से किए जा सकते जब बदले में कहा जाता है कि नहीं, बहुत खेद है, लेकिन नहीं, यह महामहिम की इच्छा के अनुसार होने के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकता। इसी तरह जब किसी भी हस्ताक्षर को वास्तविक आपत्तियों के कारण नहीं बल्कि हयात के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उस दृश्य को चित्रित करने के लिए किसी अबू अब्राहम या फिर आर के लक्ष्मण की आवश्यकता होती है, जो कि कार्टून के जरिए उस भावना को व्यक्त कर पाए। भय या फिर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर दी गई जो सहमति है, संवैधानिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन है। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द पास्ट, यानी कि अतीत के जो प्रतिबंध है वो क्या है। इसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जानता है कि कभी कभी हस्ताक्षर एक राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं बिना किसी सहायता या सलाह के, इस बात की परवाह किए बिना कि वह जो कर रहा है वो अच्छा होगा या फिर नहीं, लगाया जा सकता है। मुझे यहाँ पर राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, यानी कि उनका जो कार्यकाल हम यहाँ पर देखते हैं 1987 से लेकर 92, एंड प्रेसिडेंट जो के आर नारायण थे वो 1997 से लेकर 2002 तक यहाँ पर रहे थे। और यानी कि उनको याद करते हुए उन्होंने ये चीज कही है कि कलम का इस्तेमाल आरवी ने आत्मविश्वास से किया था, इसका इस्तेमाल केकेएन ने स्वतंत्र रूप से किया था। किसी भी कैबिनेट ने उतनी बेचैनी नहीं जताई जितनी की फुसफुसाकर कही गई थी, यानी कि इसमें इतनी ज्यादा बेचैनी नहीं थी। इसके अलावा नैतिकता मोड़ उस समय के साथ नहीं थी, ना ही निष्पक्षता थी। प्रधानमंत्री जो आरवीवी का कार्यकाल जो है राजीव गांधी, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल के साथ मेल खाता है, बिल्कुल उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है। ये सभी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे, लेकिन वे अपने महत्वपूर्ण पद पर पहली बार आसीन हुए थे, जबकि आरवीवी का राजनीतिक और संवैधानिक पदों का अनुभव बहुत ही ज्यादा व्यापक था। इसके साथ ही यह स्वाभाविक था कि जब विधेयक या फिर अन्य सिफारिशों पर उनके विचार कैबिनेट के विचारों से विपरीत होते थे तो वो उनकी बात मान लेते थे। वे व्यक्तिगत रूप से गोपनीय चर्चा में इसे उनके सामने रखते थे, यही उनका एक तरीका था। इसके साथ ही आरवीवी के साथ ओवरलैप करने वाले जो चौथे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, तो उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगियों की तुलना में उनके लिए अधिक सहयोगी थे। इसके अलावा वो कहता है कि टकराव की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, देयर वॉज नो स्कोप फॉर फ्रिक्शन। इसके अलावा 1997 में जो यूनियन कैबिनेट हेड है, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जो है आई के गुजराल मंत्री जो है आई के गुजराल, वो रेकमेंड करते हैं। गुजराल ने KRN यानी कि KRN उत्तर प्रदेश में कल्याणी सिंचाज के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी है उसको बर्खास्त करने की सिफारिश भी की थी। इसके अलावा KRN का जो दृष्टिकोण और PIP का दृष्टिकोण मेल नहीं खाता था, लेकिन वे भारत के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रवादी संविधान के एक निवासी भी थे। इसके अलावा संविधान के मूल्यों के प्रति उत्तरदायी थे, बर्खास्तगी की सिफारिश से सहमत नहीं थे और इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया और सिफारिश वापस नहीं आई थी। इसके अलावा वो एक यहाँ पर ये जो आर्टिकल इसमें 1998 का जिक्र किया जाता है, जब केंद्र में भाजपा सत्ता में आई थी और बिहार के जो नवनियुक्त राज्यपाल थे उन्होंने राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त करने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, यानी कि जो इमरजेंसी का आर्टिकल है,
उसके तहत राष्ट्रपति शासन लाने की सिफारिश की। राज्यपाल ने वित्तीय कुप्रबंधन और खराब कानून व्यवस्था को दर्शाने वाला एक पुख्ता मामला भी पेश किया था। इसके अलावा KRN ने इसे नकार दिया और सिफारिश को हैक करने भेज दिया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री AR वाजपेयी की कैबिनेट ने सिफारिश को दोहराया नहीं। इस सिफारिश को लौटाने में KRN ने कार्यवाही में कोई राजनीति नहीं थी। इसके अलावा इसमें सिर्फ निष्पक्षता थी, संवैधानिक निष्पक्षता। इसमें सिर्फ नैतिकता थी, संवैधानिक नैतिकता। निष्पक्षता और नैतिकता जो है वो दोनों ही अचूक हैं, यानी कि अनमिस्टेकेबल हैं और उनके विपरीत भी हैं। इसके साथ ही RV और KUN सरकार जो है, KRN वो जो गवर्नमेंट है उनके साथ खुलकर बात कर सकते थे जब उनसे खुलकर बात करने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन उन्हें गलत समझा गया क्योंकि सरकार जानती थी कि यह खुलकर बात करने की, आगाह करने, सुधारने और आलोचना करने की इच्छा पैदा होती है। इसी तरह उन्होंने अलर्ट एंड अलाइव का एक दिया कि सचेत और जीवंत, यानी कि जो भी राजनीति में व्यक्ति, खास करके यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है, तो राज्यपाल जो है उनको सचेत और जो है एक तरह से जीवंत रहना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल ऐसे पुरुष महिला होने चाहिए जो कि एक विकासशील राष्ट्र में संविधान के अक्षरक होने चाहिए और उसकी भावना के प्रति सजग और सहज हों। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दी गई सिफारिशें जो हैं वो अक्षरश लागू हो, ये जानते हुए कि कभी कभी संविधान के जो अक्षरश जो होते हैं वो जो अक्षर होते हैं वो संविधान वो इस्तेमाल उसकी भावना को तोड़ने के लिए किए जा सकते हैं। और इसमें विडंबना क्या है कि संविधान निर्माता जितने भी हैं यहाँ पर, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कि निर्माता हैं, जितने भी संविधान बनाने वाले व्यक्ति हैं, इसमें उन्होंने भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने कहा है कि अब बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। भारत का जो संविधान है ईमानदार इरादे ईमानदारी से लागू करने वाला बनाया गया था। RV और KRN ने कुछ दिनों के तक कोई भी फाइल नहीं रोकी थी उस समय पर। इसके साथ ही उन्हें धोखेबाज अध्यक्ष बनने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई भी देरी नहीं की थी जिसके दौरान बातचीत की जा सके। झुंड में राय ली गई थी, यानी कि मीटिंग में सभी के साथ राय हुई थी। इसके साथ वो कहते हैं कि बट देयर सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड फेयरनेस डिड नॉट मेक देम लुक आउट ऑफ फ्लॉज और फॉल्ट्स और फेलिबिलिटीज एज अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन 24/7, यानी कि संवैधानिक नैतिकता निष्पक्षता की उनकी भावना ने उन्हें पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में 24/7 खामियों या कमियों की तलाश करने के लिए प्रेरित नहीं किया था। इसके साथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट आर नीदर रोबोट्स नॉर दे आर रिंग मास्टर्स, यानी कि उन्होंने कहा ना तो वो रोबोट है और ना ही वो रिंग मास्टर है। वे निष्क्रिय रबर स्टैंप नहीं है जिन्हें सरकार द्वारा रखे गए किसी भी चरम पत्र पर धीरे या कम धीरे से दबा दिया जाए। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे खुद ही मजाक का पात्र बन जाते हैं। तो इसी तरह वो राज्यपाल और राष्ट्रपति की यहाँ पर महत्ता की बात की गई कि उनका क्या रोल है इसमें। वो और क्या बात करते हैं यहाँ पर, कंजर्वेटिव और रियलिस्टिक, यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो कंजर्वेटिव इट मीन्स कि यहाँ पर जो रूढ़िवादी और जो यथार्थवादी उनकी बात करते हैं। 5 न्यायाधीशों की पीठ के जवाब की अध्यक्षता की जाती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश IR गवल जो है यहाँ पर BR गवाई है और CJI जो है डेजिग्नेट सूर्यकांत है। इन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के 16th प्रेसिडेंट जो है रेफरेंस इज इम्ब्यूड विथ वेरिटी, यानी कि 16वें जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसमें इसकी सत्यता का समावेश है। पीठ ने क्या कहा कि राज्यपाल को संविधान के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने वाले जो विधेयक है उसके अध्ययन के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा नहीं मिल सकती है। पीठ ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान की आत्मा को बनाए रखने के लिए कपटपूर्ण निष्क्रियता भी उचित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि जो भारत का एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Constitution of India, especially in matters concerning center-state relations, or to put it differently, on matters affecting India's federal polity, take to work it, but just one on either side to wreck it. Ultimately, the working of a constitution arrangement depends on two legislature and the government president playing their roles with respect for the constitution and for each other.
यानी कि भारत का जो संविधान है विशेष रूप से जो केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों में इसे अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। भारत की जो संघीय राजनीति उसको प्रभावित करने वाले मामलों में इसे चलाने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। इसके साथ ही लेकिन इसे नष्ट करने के लिए दोनों पक्षों में से केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यानी कि एक संवैधानिक व्यवस्था का संचालन जो है दोनों पक्ष विधानमंडल और राज्यपाल जो है उन पर डिपेंड करता है, जो कि संविधान और एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ अपनी भूमिका को निभाते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि यह भी रिमार्केबल है यहाँ पर कि 5 न्यायाधीशों ने किसी भी पक्ष को शिक्षा देने या शिक्षक की भूमिका निभाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उन्होंने किसी भी पक्ष को जीत या हार नहीं दी। कानून का जो आदेश यानी कि द लेटर ऑफ द लॉ हैज वन, यानी कि जो कानून का अक्षर है वो जीत गया है, लेकिन कानून की भावना पराजित नहीं हुई है। यह एक राय है, आदेश नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अपील पर विचार नहीं कर रहे थे वो। They have said what is exactly right and the Supreme Court should not, will not say how a president or governor should or should not act. यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को ये नहीं कहना चाहिए कि वह ना ही वह ये कहेगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को कैसा कार्य करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये जो अधिकार है क्षेत्र को जकड़ने के समान होगा, जो कि आरवी का पसंदीदा वाक्यांश है वो उनका नहीं है। इसके अलावा हैज द बेंच डन एन एक्सरसाइज इन बैलेंसिंग, it has not, it has done an exercise for balance between the power and do right and the right way to do it. यानी कि वो लास्ट में सवाल पूछते हैं कि क्या बेंच ने संतुलन बनाने की कोई कवायद की है? नहीं, उसने सही काम करने की शक्ति और उसे करने के तरीके के बीच संतुलन बनाने की कवायद की है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडियन पॉलिटी नीड्स टू बी रन नॉट बी पावर गेम्स प्लेड बाय adroit players. It needs to be governed by men and women who, when in high office, rise above their limitations. Some incumbents make their offices great. Some offices make their incumbents great. The tragedy, as the judges have seen, is that the opposite is equally true. भारतीय राजनीति को चतुर खिलाड़ियों के द्वारा खेले जाने वाले सत्ता के खेल से नहीं चलाया जाना चाहिए। इसे ऐसे लोगों और व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो उच्च पदों पर रहते हुए अपनी सीमाओं से ऊपर उठे। कुछ पदधारी अपने पदों को महान बनाते हैं, कुछ पदधारी अपने पदाधिकारियों को महान बनाते हैं। जैसा कि न्यायाधीशों ने देखा कि त्रासदी यह कि इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है, यानी कि इतनी ही इक्वालिटी, यानी कि इतना ही ट्रू है इसके ऑपोजिट भी। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो भूमिका है उसकी बात करता है, यानी कि संविधान में उसका क्या कुछ उल्लेख है, क्या जिक्र है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। अब चलते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे में। आज टाइम शॉर्टेज की वजह से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं ले पाए, लेकिन कोई बात नहीं, कल से फिर हम अच्छे आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे के आज आपका, द जेवलिन मिसाइल्स एंड एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स आर ओरिजिनली फ्रॉम विच कंट्री? फ्रांस, स्वीडन, यूएस या फिर यूके? तो इसका सही ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका सही आंसर आपको क्या लगता है। दोस्तों ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो भी हमारे द हिंदू के न्यूज एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।